गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट उसमें जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, शुरुआत करते हैं अपन इफ्यूजन एंड मॉलिक्यूलर बीम, निःसरण एवं आणविक किरण पुंज। निःसरण क्या होता है? व्हाट इज द इफ्यूजन? वह विधि जिसमें अनावेशित अणुओं को पुंज या बीम के रूप में प्राप्त किए जा सके, इस विधि को हम निःसरण कहते हैं। ये मीन्स कोई भी यदि एटॉमिक फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और वो अनावेशित भी है, क्योंकि आवेशित को फोकस करने के लिए, बीम बनाने के लिए, पुंज बनाने के लिए तो कई सारे तरीके हैं, परंतु अनावेशित कणों के लिए उनको बीम के रूप में, पुंज के रूप में प्राप्त करने की जो तरीका है उसको हम निःसरण कहते हैं। कैसे होती है ये निःसरण प्रक्रिया? आइए देखते हैं इसके वर्किंग एंड एप्रेटस में कि किस प्रकार का उपकरण होता है और किस तरह से काम करता है। माना कि एक पात्र जिसमें गैस साम्यावस्था में है, इस गैस के जगह हम किसी भी मेटल के अणु काम में ले सकते हैं, परमाणु काम में ले सकते हैं। उसके और भी कई जैसे जिस फॉर्म में भी गैस मिलती है वो धातु मिलती है, जैसे चांदी का मान आप चाहते हैं तो चांदी के जो गर्म करते हैं उसकी जो आणविक अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं उसको भी हम इसमें काम में ले सकते हैं। यहाँ हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं, वह गैस के लिए है। इसके बाहर एक छोटा सा छिद्र जिसका व्यास d किया जाता है, पूरा कंटेनर पैक, उसमें से एक छोटा सा छिद्र बाहर, पात्र के बाहर, इसके बाहर जहाँ पे होल है वहाँ पर गैस का दाब निरंतर पंप के द्वारा कम रखने पर गैस के अणु अंदर से बाहर निकलते हैं। क्योंकि यदि प्रेशर बाहर कम रखा हमने पंप के द्वारा, अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के कारण वह गैस के अणु, उस पदार्थ के अणु अपने आप बाहर निकलने लगते हैं इस दाबांतर के कारण, जिन्हें समांतर छिद्र युक्त अनेक स्लिट्स के उपयोग से इस तरह से स्लिट्स बनाते हैं कि उसमें बहुत सारे बारीक छिद्र होते हैं। उसमें से यदि निकलती है वो बीम्स, 2-3 में से निकलेगी तो हर बार उसका साइज़ कम होता जाएगा। एक फाइनली एक वेल डिफाइंड उचित प्रकार की किरण पुंज प्राप्त हो जाती है। यही जो पुंज प्राप्त होती है इसको हम आणविक किरण पुंज कहलाती है, क्योंकि इस किरण में केवल और केवल अणु है। स्लिट का व्यास घटते क्रम में रखा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे होगा इसके साइज़ कम होती जाएगी, फोक्सिक होता जाएगा, लास्ट में आके बीम के फॉर्म में आ जाता है। तथा छिद्र का व्यास इस प्रकार रखा जाता है कि बाहर निकलने वाला अणु जितना समय छिद्र के निकट रहता है उतने समय में अणु अन्य अणु की टक्कर या अन्य क्रिया नहीं कर पाए। इतना तेज़ी से इसको निकालना हमें कि वहाँ पर जो दूसरे अणु है उनके आपस में न तो टक्कर हो और न ही अन्योन्य क्रिया हो, ताकि हम ये कह सकें कि ये अणु अपने आप में एक आइसोलेटेड फॉर्म में बाहर निकलते हैं या अणुओं की कतार बाहर में निकलती है, इनके मध्य कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती हो। अणुओं की ऐसे पुंज को जिनके मध्य कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती है या नगण्य होती है, इनको हम आणविक किरण पुंज कहते हैं। जिस तरह से फिगर बनाया हमने कि कंटेनर है जिसमें उस जो भी गैस रखी है, जो भी पदार्थ रखा उसके अणु है, उस पात्र में से जो छोटा सा छेद किया उसके बाहर हम किसी पंप द्वारा प्रेशर कम रखते हैं और ये स्लिट्स B1, B2, B3, जिस तरह से B1 की साइज़ बड़ी है, B2 की और कम हो गई, B3 की और कम हो गई, इस तरह से धीरे धीरे ये फोकसिंग होती जाती है, धीरे धीरे इसकी साइज़ कम होती जाती है और आखिर में बहुत बारीक बीम के रूप में, पुंज के रूप में बाहर निकलती है, जिसे हम आणविक किरण पुंज कहते हैं। माना कि पात्र के छिद्र का आकार कैपिटल D है तथा L अणु का माध्यम से जो माध्यमिक पथ है वह L है, यानी किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो दूरी होती है जिसमें मुक्त रूप से प्रवाहित होता है, चलता है, उसको माध्यमिक पथ कहते हैं। एवं अणु के माध्य चल C बार है। तो जो कंडीशन है इसको पुंज प्राप्त करने के लिए वह यह है कि D/C मतलब उस व्यास में से जो निकलने का उसका समय मिला, उस पात्र के छिद्र में से जो समय लगा उसका D/C, दैट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन ऑफ
L/c²। L/c² क्या है कि दो मुक्त टकरों के मध्य जितना समय लगता है कहते हैं उससे भी छोटा यदि आकार हो इसका, या d इज़ वेरी वेरी लेस देन L, या इसका व्यास इसके माध्य मुक्त पथ से कम हो, यदि ये प्रतिबंध लागू होता है तो जो अणु निकलेंगे उनके मध्य अन्योन क्रिया नहीं होगी और अणु साम्यावस्था में रहेंगे, और इस प्रकार जो अणु का प्लायन होगा उसको हम निःसरण कहते हैं। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इफ्यूजन। निःसरण की दर कैसे ज्ञात करते हैं। माना कि अणु की चाल C व C+D के मध्य प्रास में है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में निकलने वाले अणुओं की संख्या, इसी को हम निःसरण दर कहते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जितने में से यूनिट्स होते हैं उनको हम रेट ऑफ इफ्यूजन कहते हैं। एंड दैट इज इक्वल टू JC इक्वल टू 1/4 DNC इंटू द C। ये 1/4 का कहाँ से फॉर्मूला आता है ये चेक करते हैं। जैसे हम देखें कि कोई भी पार्टिकल से यदि हम फ्री छोड़ दें तो +x - x +y - y +z - z 6 दिशाओं में जा सकता है, तो इसका होना चाहिए 1/6, परंतु परफेक्ट कैलकुलेट करके देखा साइंटिस्ट ने, इसका जो रिजल्ट प्रैक्टिकल के साथ मैच करवाया तो वो लगभग 1/4 के आसपास आता है इन प्लेस ऑफ 1/6। दैट्स वाई दे हैव यूज दिस फॉर्मूला JC इक्वल टू 1/4 DNC इंटू द C। DNC जो हमने पहले कैलकुलेट किया था 4n डिवाइडेड बाई √π मल्टीप्लाइड बाई द 2kT बाई द m-3/2 c² e⁻ mc² बाई द 2kT dc। यदि इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें जो JC मिलती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द c³ e⁻ mc² kT। Here that is directly proportional of the c³, and this also related with the energy. But we know that the number of molecules per unit volume n equal to the p bar kT तथा c बार को यदि हम लिखते हैं that is twice kT by the m power half, that is मध्यचाल, तो जो रेट ऑफ इफ्यूजन प्राप्त होती है that is equal to JC directly proportional of the p bar divided by root of the m into the t। मीन्स जो रेट ऑफ इफ्यूजन है वो टेम्परेचर के भी रूट के व्युत्क्रमानुपाती होता है और अणु के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द रूट ऑफ द मास। मीन्स ज़्यादा भारी होगा उसकी रेट ऑफ इफ्यूजन कम होगी, वो धीरे चलेगा, उसकी जो निकलने की दर है निःसरण की दर है वो कम होगी। इस निःसरण की दर द्रव्यमान ताप दाब पर निर्भर करती है। और दूसरा जो कंक्लूजन आता है JC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द रूट ऑफ द m। भारी अणुओं की निःसरण दर कम होती है, इसका उपयोग समस्थानिक को अलग अलग किया जा सकता है। समस्थानिक हम जानते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो पर एटॉमिक मास नंबर अलग अलग हो, तो यदि उसमें किसी ग्रुप में किसी समूह में मिक्स है, इनका समस्थानिक सारे मिले हुए हैं, तो इसके निःसरण करते हैं तो जो भारी अणु होगा वो लेट आएगा और जो हल्का अणु होगा वो पहले चल जाएगा। ये इसके आधार पे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस इफ्यूजन निःसरण का उपयोग है। नाउ द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कि हम मैक्सवेल के वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन किस प्रकार करते हैं। उसके लिए कई सारी विधियां काम में ली गई। जो पहली विधि है उसको हम डिस्कस करते हैं। एक भट्टी ले रखी है हमने उपकरण कार्यप्रणाली में, उस भट्टी में उसके अणु को हम गर्म करते हैं। जैसे इसमें क्या रखा है कि चांदी को गर्म करके गैसीय रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे 2 स्लिट्स लगा रखी है हमने, यानी कि एक भी ज़्यादा भी हो सकती है S1 S2, और उसके आगे एक सिलेंडर टाइप है, गोल है, जिसमें एक छोटा सा होल है और वो घूमता रहता है, अपने एक्सिस पे इसको रिवॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर एक कांच की प्लेट उसी की फॉर्म में दैट इज द सर्कुलर फॉर्म में चिपकी रहती है। जब चांदी को हम गर्म करते हैं भट्टी में तो गैसीय रूप में आता है और फिर वहाँ से वो निकलता है। S1 S2 से उसको फोकसित हो जाता है, धीरे धीरे उसकी साइज़ कम होती जाती है, और S3 से जब एंटर होता है तो वह जाके G प्लेट पे जाके चिपक जाता है। यदि सिलेंडर की रोटेशन नहीं है दैट इज़ एट द रेस्ट, तो यह सीधा सीधा जाएगा और सेंटर में जाके चिपक जाएगा। उस चांदी का अणु जो भी गैस जो पदार्थ का अपने काम लिया उसका सेंटर में जाएगा। इसको हम रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं।
अब हम यदि इसको रोटेट करते हैं तो रोटेट करने से यह जैसे भी गुजरेगा वहाँ से निकलेगा, क्योंकि सिलेंडर के अंदर S3 से लेकर प्लेट तक दूरी है, तो यह इंटर तो हो जाएगा, परंतु वहाँ तक पहुँचने के लिए इसको ये आगे आगे जाके चिपकेगा। मीन्स उस रेफरेंस पॉइंट से इसकी दूरी अलग अलग होगी। इस प्रकार इसकी अलग अलग वेग के अनुसार हम इसमें जो एंटर होती है डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो अलग अलग आएगी। मीन्स रेट ऑफ रोटेशन जो है उसमें और ये गैस के जो अणु आ रहे हैं उनकी स्पीड के बीच में हम एक संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। एक सिलेंडर है जिसके लगभग 6000 RPM राउंड पर मिनट इसको घुमाते हैं। जब सिलेंडर सी स्टेबल है तो पुंज सीधा स्त्री में प्रवेश करता है, कांच की प्लेट पर जी पे टकराता है और वहाँ चिपक जाता है, एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। परंतु जब सिलेंडर घुमाया जाता है तो थोड़े ही समय में अणु सिलेंडर में प्रवेश करता है, क्योंकि जितना ओपन आएगा उसके सामने आएगा, जब तक प्रवेश कर सकता है उसके बाद फिर वो अपोजिट में हो जाता है। जितने अधिक से अधिक धीरे धीरे चलते हैं से टकराने वाला बिंदु उतने अधिक दूरी पर टकराता है, मीन्स जमा होता है उसके अंदर। धीरे जाएगा, देर से पहुँचेगा तो ज़्यादा दूरी टकराएगा, और यदि तेज़ी से चलेगा तो पास में आके टकरा जाएगा। अतः रेफरेंस बिंदु के सापेक्ष प्लेट पर अणु जमा होते हैं, इसे वेग स्पेक्ट्रम कहते हैं। वेग स्पेक्ट्रम मीन्स अलग अलग वेगों के अणु अलग अलग जाके चिपकते हैं। मीन्स एक लेयर बन जाती है जिसमें इस वेग के अनुसार अणु चिपके रहते हैं। तो सबसे जो दूर होता है उसका वेग कम होता है, सबसे जो पास में होता है उसका वेग ज़्यादा होता है। एक अन्य इस प्रकार इस वेग स्पेक्ट्रम द्वारा मैक्सवेल के वेग वितरण का प्रायोगिक सत्यापन किया जा सकता है कि हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, कितने चिपके, उनकी संख्या काउंट करके डिफरेंट वेलोसिटीज़ के पार्टिकल निकाल सकते हैं। यही हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। सो दैट इज़ ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस वन। नेक्स्ट अन्य प्रयोग जिसमें हम वेलोसिटी सिलेक्टर काम में लेते हैं, वेग निर्वाचक का उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है इसमें देखते हैं। ये इसमें जो उपकरण काम में लेते हैं उसमें ओवन होता है, भट्टी होती है जिसमें हम उसको पदार्थ को गर्म करते हैं। एक स्लिट होती है, उसके आगे 2 डिस्क लगी रहती है जिसमें स्लिट्स खुदी रहती हैं, स्लॉट्स खुदे रहते हैं, और लगभग दोनों पैरेलल होती है, और इन दोनों को आपस में एक साथ रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक प्लेट होती है जिस पे आके वह अणु जाके चिपक जाते हैं। तो यदि डिस्क की स्टेबल फॉर्म में है दोनों, तो वहाँ से जो ओवन से जो पार्टिकल निकलेगा, अणु निकलेगा, वो स्लिट्स में जाएगा, फोकस होगा, दोनों स्लिट्स से गुजरेगा, चकतियों में से गुजर के प्लेट पी पे जाके चिपक जाता है। परंतु जब इन दोनों को एक साथ रोटेट करते हैं तो पहले स्लिट से जो अंदर होता है दूसरी स्लिट्स के यदि पैरेलल में आएगा, जितना समय इसको यहाँ से निकलता है उतने समय वहाँ से वो जाके चिपक सकता है। मीन्स इसको आगे देखते हैं मैथमेटिकली। ओवन से प्राप्त तप्त अणु निकलकर स्लिट एस के अणुपुंज प्राप्त होता है, फिर डिस्क से जो एक ही एक्सल से घूमती है W1 से पार करके W से निकलकर प्लेट पी पे जमा हो जाते हैं। W1 से W तक निकलकर वे ही अणु पहुँच पाते हैं जबकि W2 व W1 के मध्य एक चक्कर पूर्ण हो चुका होता, क्योंकि वापस घूम के आएगा तब जाके पैरेलल होगा, अदरवाइज ये उसके पैरेलल में नहीं आ पाएगा। सो ये कब आएगा जब दोनों वापस आके पैरेलल होते हैं। सो कितना टाइम रहता है इसको हम देखते हैं। V = L/Δt। L इज द डिस्टेंस बिटवीन द W1 एंड W2। इस दूरी को कितना समय लिया इसने तय करने में, डेल्टा टी लिया। वेग कितना आएगा, V = L/Δt। डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/ω, क्योंकि एक पूरा चक्कर होता है, उसका कितना कोण आएगा, 2π आएगा। इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी, ओमेगा आएगी। सो डेल्टा टी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2π/ω। सो हियर द वेलोसिटी इज इक्वल टू L ω 2π। जितनी ज़्यादा ओमेगा आएगी उतने ज़्यादा वेलोसिटी आएगी। मीन्स जितना इसको ज़्यादा चक्कर से घुमाएंगे, तेज़ी से घुमाएंगे, उतने ज़्यादा वेग वाले अणु वहाँ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार चकती के अलग अलग कोणीय वेग रखकर प्लेट में जमा प्रति की मोटाई के विभिन्न वेगों के अणुओं की अपेक्षित संख्या ज्ञात कर सकते हैं। मीन्स हमें अलग अलग वेगों के अणु प्राप्त हो सकते हैं बाय रोटेटिंग द W, या इसको अलग अलग वेलोसिटीज़ ओमेगा करके हम अलग अलग अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि इतने वेग के इतने अणु हैं। अब इससे हम
मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को प्रूव कर सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस फिजिकल क्वांटिटी जो मोस्टली यूज आती है फिजिकल केमिस्ट्री में भी और यहाँ पर भी, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। व्हाट इज दैट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट? परिभाषा क्या है? किसी कण की संपूर्ण अवस्था या विन्यास कॉन्फ़िगरेशन का निर्धारण करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र राशियों या निर्देशांकों की संख्या को उस कण की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। यानी उसकी कंप्लीट पोजीशन बताए कि क्या कंडीशंस है, किस प्रकार का ओरिएंटेशन है, क्या एंगल है, किस तरह से झुका हुआ है, संपूर्ण उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जितने जो कोऑर्डिनेट्स आएगी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होगी, उन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। देखते हैं एग्जांपल्स के रूप पे। एक परमाणु अणु है कि एक ऐसा अणु जिसमें एक ही परमाणु हो, केवल और केवल स्थानांतरण ऊर्जा का विनिमय हो सकता है, मीन्स इट मे बी ओनली द ट्रांसलेशन मोशन। स्थानांतरण या तो एक्स डायरेक्शंस में जाए या वाई में जाए या जेड डायरेक्शंस में। इसका मतलब हुआ कि इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए इसको समझाने के लिए, इसका रिप्रेजेंट करने के लिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका ओरिएंटेशन बताने के लिए। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द 3। नाउ द्विपरमाणु अणु है, इसमें 2 परमाणु जुड़े रहते हैं, जैसे H2O, 2N2, इस तरह से खूब सारे हो। तो ये सारे दोनों अणु मिलके या दोनों परमाणु से जो अणु बनता है वो एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। तो 3 तो स्थानांतरित गति हुई। नेक्स्ट, जो H और H के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसको छोड़ के बाकी दोनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये रोटेट हो सकता है, मीन्स ये घूर्णन ऊर्जा हो सकती है। इसका मतलब हुआ इसमें 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो सकते हैं। तो टोटल इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 5। इस तरह से हम बहुपरमाणु अणु के बारे में बात करते हैं, CH4 है, H2O है, या इस तरह से और भी कोई हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 से अधिक परमाणु है तो इसकी जो 3 तो स्थानांतर गति हो ही सकती है और 3 घूर्णन गति हो सकती है कि वो 3 एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर सकता है। सो नाउ इट हैव द 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो दिस इज कंप्लीट फॉर टुडे।